यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, कल हम क्या पढ़ रहे थे? तो कल हमने एग्जेम्पशन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। जो भी एग्जेम्पशन था, एग्जेम्पशन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। यस कृष्णा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सृष्टि, मंकर, शीनम, नेहा, तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। अपूर्वा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपन जो टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट पेपर नंबर 1 आपको दिया था, जिसमें मैंने बेसिक्स टैक्स रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। उसके बाद में मैंने जो क्वेश्चन कवर किए थे दैट वाज कैपिटल गेन से रिलेटेड, अदर सोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए थे। तो ये पेपर मैंने आपको दिया था। होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर आपने अभी भी ट्राई नहीं किया है तो मैं क्या बोलूं आपको करके, ठीक है? फिर मेरा बोलने का मतलब रहा नहीं। यस साक्षी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा। इधर देखिए सब लोग। तो हमने जो पेपर दिया था आपको, टेस्ट पेपर नंबर 1, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट का टारगेट रखते हैं। और 20 मिनट के अंदर अंदर जितने भी एमसीक्यूज है वो एटलीस्ट अपन डिस्कस कर ले क्लास में, क्योंकि एमसीक्यूज का आंसर कैसे आया, क्या आया, आपको नो डाउट सजेस्टेड आंसर दे रखा है साथ में। तो ये पेपर था और इस पेपर का सॉल्यूशन भी जो है वो इसके साथ में ही था। ये पेपर कितने मार्क्स का था? अगर मार्क्स की बात करोगे तो 17 मार्क्स का तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव दिया था। 17 मार्क का है 10 मार्क्स, और 7 मार्क्स 17 मार्क का डिस्क्रिप्टिव था। और अगर एमसीक्यूज की बात करोगे तो एमसीक्यूज में आपके पास में 6 मार्क्स, 6 के बाद 2 हो गए कितने? 8, 8 के बाद हो गए 10, 10 और 8 और 2, मतलब आपका टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज थे। ठीक है, चलिए, तो कितना आया, क्या आया करके, ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो सब लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधा आ जाइए आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप सीधा पूछ लेंगे करके, ठीक है? और जिसका 37 आउट ऑफ 37 आया उसको 1001 रुपीज मिलेगा, अगर 37 आउट ऑफ 37 आया है तो। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए। मिस्टर विशाल एंड मिस्टर गुहा सोल्ड देयर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे फॉर द 3 करोड़ एंड 4 करोड़। मीन्स दो बंदे हैं, एक विशाल है और एक का नाम जो है वो गुहा है। ये दो लोगों ने क्या किया? पुणे में अपना घर बेचा। कितने में बेचा? तो इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 करोड़ है और इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 4 करोड़ है। इन जनवरी 2024 में बेचा है। द हाउस वॉज परचेज बाय देम 25 मंथ बैक। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका 1 करोड़ है और इसका 1.75 करोड़ है। तो इसका जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 1 करोड़ है। तो 2 करोड़ का आपका ग्रॉस एलटीसीजी हो गया, और इसका जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 1.75 करोड़ है। तो 2.25 करोड़ का आपका जो है 2.25 करोड़ का यहां पे आपका ग्रॉस एलटीसीजी हो गया। आगे क्या दे रखा है? मिस्टर विशाल परचेज द 2 रेसिडेंशियल फ्लैट, वन इन द दिल्ली एंड वन इन द आगरा फॉर 70 लाख एंड 80 लाख। विशाल ने 2 घर खरीदे हैं, एक आगरा में खरीदा, एक दिल्ली में खरीदा। क्या ये 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकता है? आंसर इज यस। सिंस यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ होता है तो 54 में आप 2 घर का एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पे आगरा वाला 70 और 80 जो है इन दोनों का वो बेनिफिट ले सकता है, तो इसमें से लेस हो जाएगा आपका 54। तो 54 है वो 1.5 करोड़ का ले सकते हैं, 2 घर का बेनिफिट एग्जेम्पशन का ले सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है। यहां पे 2 करोड़ है, इन अप्रैल 2024 में ही खरीद लिया। On the same date, Guha also purchased the 2 residential flat, one in the Mumbai and another in the Pune for the 80 lakh and 75 lakh. गुहा ने भी 2 फ्लैट खरीदे, लेकिन यहां पे गुहा का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2.25 करोड़ है, दैट इज मोर देन 2 करोड़। तो यहां पे 2 घर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक घर का बेनिफिट लेंगे। तो जो मोर बेनिफिशियल है दैट इज अपन क्या करेंगे, 0.80 करोड़ है उसका बेनिफिट ले लेंगे 80 लाख का। Both of them invested 30 lakh in the bonds of NHI in the March 2024 and 30 lakh in the bonds of the RECL in the April 2024. इन्होंने बेचा कब था? जनवरी 2024। तो दोनों बॉन्ड्स 30-30 लाख के, 60 लाख के बॉन्ड खरीदे विद इन द 6 मंथ टाइम। What is the income taxable under the head capital gain for this year? तो 60 लाख के बॉन्ड्स खरीदे, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 50 लाख का मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो 54 ईसी में 50 लाख का एग्जेम्पशन यहां पे आ गया और 50 लाख का एग्जेम्पशन है वो आपका यहां पे आ गया।
अब आप इसका देखते हैं तो इसका कोई भी कैपिटल गेन नहीं बचा, 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ एंड 0.5 करोड़, तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं बचा। लेकिन अगर गोहा की बात करते हैं तो 2.25 करोड़ माइनस 0.80 एंड माइनस 0.5, इट्स कम्स टू द 0.95 करोड़। 0.95 करोड़ या इसको बोल सकते हैं 95 लाख रुपीस है, वो 95 लाख रुपीस का एग्जाम्शन है, वो सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो गोहा के हाथ में बचेगा। जो गोहा है उसके हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो 0.95 करोड़ रुपीस रहेगा। और यहां पे विशाल के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन नहीं। तो अगर आप आंसर की बात करेंगे तो इसका सी आंसर इज अ राइट आंसर, नील इन हैंड्स ऑफ द nil in hands of the Vishal and 95 lakh in hands of the Goha। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बात करता है, हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ बिल्डिंग इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू मिस्टर हिज फ्रेंड राजेश। एक बात समझना, यहां पे हरी है और हरी प्रॉपर्टी डीलर है। अगर प्रॉपर्टी डीलर है तो एक बात बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड रहेगी। हु इज अ डीलर इन द ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, उसका जो फ्रेंड है राजेश, वो राजेश है, वो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में है। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में तो उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट होगी, उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपका कैपिटल असेट होगा। अब एक बात समझना, उन्होंने 100 लाख में एक बिल्डिंग बेची है 1/1/2024 को। तो हरी ने 100 लाख में, जो प्रॉपर्टी डीलर है राजेश उसके फ्रेंड को जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में 100 लाख में, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ में एक बिल्डिंग बेची है। When the stamp duty value was 120 लाख, जिस दिन बेचा उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120 लाख है, मींस 1 करोड़ 20 लाख था। लेकिन अग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड ऑन द 1/9/2023, पहले अग्रीमेंट हो चुका है। When the stamp duty value was 110 लाख, उस टाइम पे 110 लाख का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था। तो अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी दे रखा है और रजिस्ट्रेशन की डेट का भी दे रखा है। हम अग्रीमेंट की डेट का तभी ले सकते हैं जब अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो या पे कर दिया हो बाय अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। हरी रिसीव द डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय एनईएफटी, एनईएफटी से मिला फ्रॉम राजेश ऑन दैट डेट ऑफ अग्रीमेंट। मिस्टर हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 50 लाख ऑन द 12th जुलाई 2022 को। यहां पे राजेश ने यहां पे 15 लाख एनईएफटी से दे दिया था अग्रीमेंट की डेट पे। इसका मतलब आप जो है वो एसडीवी अग्रीमेंट की डेट की लेंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी 120 छोड़ दीजिए, आप 110 लाख लेंगे। अब एक बात बताओ, यहां पे हरी के बाद में हरी के हाथ में पीजीबीपी हेड में इनकम जाएगी। अब पीजीबीपी हेड में इनकम जाएगी तो यहां पे आपका सेलिंग प्राइस है, उसमें आपका 43 सीए लग सकता है। 43 सीए क्या बोलता था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करते हो तो अगर एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो एसडीवी लेना है, अदरवाइज कंसिडरेशन लेना है। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका जो कंसिडरेशन है ना वो आपका 100 लाख है और एसडीवी आपका 110 लाख। ये तो एग्जैक्टली 110% है, ये तो एग्जैक्टली 110% है। यहां पे 100 लाख है वो आपका सेलिंग प्राइस है और एसडीवी 110, ये तो एग्जैक्टली 110% है, 110% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 1 करोड़ ही आएगा, 100 लाख। और बेटा कॉस्ट है वो 50 लाख, क्योंकि आपने जो खरीदा था वो 2022 में खरीदा था 50 लाख में। तो यहां पे आपका पीजीबीपी का इनकम हो गया, वो पीजीबीपी का इनकम 50 लाख हो गया इन हैंड्स ऑफ द हरी के हाथ में पीजीबीपी का इनकम 50 लाख। अब अगर मैं बात करूं राजेश की, तो एक बात बताओ, राजेश ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है, राजेश ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है जो कैपिटल असेट है। लेकिन एक बात बताओ, राजेश ने कंसिडरेशन 1 करोड़ पे किया जिसका एसडीवी 110 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख एसडीवी है। राजेश के हाथ में 56/10 लग सकता है, लेकिन बेटा 56/10 तभी लगता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका कंसिडरेशन और एसडीवी के बीच में डिफरेंस तो 10 लाख है, बट दिस एसडीवी इज नॉट मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पे राजेश के हाथ में 56/10 है, वो नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। और जब ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इन हैंड्स ऑफ द राजेश देयर इज नो टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा है, हरीज ब्रदर रवि करके है जो रिटेल ट्रेडर है, सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वैलिश अ होलसेलर ट्रेडर फॉर 50 लाख ऑन 1 Feb 2024। एक बंदा है इसका भाई जिसका नाम है रवि, और रवि ने क्या किया, एक रेसिडेंशियल हाउस एक बंदे को सेल किया जिसका नाम है वैलिश करके, ठीक है, और दोनों ट्रेडर है तो इसका मतलब रेसिडेंशियल हाउस है वो दोनों के लिए कैपिटल असेट है। अब हुआ क्या, व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख था, 70 लाख का एसडीवी है, बेचा कितने में 50 लाख, एसडीवी 70 लाख है।
अग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1 अगस्त 2023, पहले अग्रीमेंट हो चुका था। When stamp duty value 55 lakh था, लेकिन रवि had received the down payment of 5 lakh by the cross check from the Valish on the date of agreement। अग्रीमेंट की डेट पे क्रॉस चेक से पैसा मिला था, नहीं चलेगा, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था अकाउंट पे चेक चलेगा, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चलेगा, यहां पे क्रॉस चेक नहीं चलेगा। तो क्रॉस चेक नहीं चलेगा और इसने ये बिल्डिंग 32 लाख में 17 अगस्त 2022 को खरीदा था। तो एक बात बताओ, यहां रवि के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए 50C लग जाएगा। और एसडीवी जो है वो कितना है आपका 70 लाख है, कंसिडरेशन कितना है 50 लाख है। एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे 70 आ जाएगा। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पे शॉर्ट टर्म होगा। क्यों शॉर्ट टर्म? क्योंकि 1 फेब 2024 को बेचा और आपने 17 अगस्त 2022 को खरीदा था, 2 साल से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है, तो यहां पे शॉर्ट टर्म होगा। तो यहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 32 थी। तो 70 में से 32 को लेस करेंगे तो 38 लाख का यहां पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द रवि। अगर मैं वैलिश की बात करूं तो वैलिश ने ये प्रॉपर्टी जो है जिसका एसडीवी 70 है उसने खरीदा 50 में है, तो 20 लाख रुपीस का डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, क्या ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है? आंसर इज यस, ये डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा है। और जब ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है और एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो ये डिफरेंस 20 लाख है, ये आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द वैलिश। ये वैलिश के हाथ में इनकम फ्रॉम आईएफओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आपसे एमसीक्यू क्या क्या पूछे हैं करके, ठीक है, देखिए। What is the amount of income chargeable to tax in hands of the Hari in respect of the transaction of sale of building to Rajesh and under which head? So we already discussed that 50 lakh है वो PGBP head में taxable होगा। So here answer C is correct, means आपका जो 50 lakh है वो 50 lakh आपका PGBP head में taxable हो जाएगा in hands of the Hari। दूसरा क्वेश्चन, is any amount taxable in hands of Rajesh in respect of above transaction? If so, what is the amount and under which head it is taxable? तो राजेश के हाथ में बेटा 56,210 में टैक्सेबल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा नहीं था, तो आईएफओएस में नहीं लग रहा था, तो यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। किसके हाथ में? आपके राजेश के हाथ में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ रवि इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल रेसिडेंशियल हाउस टू वैलिश एंड अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल? तो यहां रवि के हाथ में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 38 लाख आया, तो 38 लाख इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो बेसिकली सी इज योर राइट आंसर। उसके बाद, Is there is any amount taxable in hands of the Valish in respect of our transaction? Valish के हाथ में आपका 20 लाख है, वो आईएफओएस में टैक्सेबल हुआ था, तो 20 लाख रुपीस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। सो योर बी इज योर राइट आंसर। यहां पे बी है वो आपका राइट आंसर है। तो कुल मिला के पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का सी एंड चौथे का बी है, दैट इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है। तो जिन जिन लोगों का ये आंसर सही है वो अपने आप को मार्क्स दे दीजिए। कितने मार्क्स आए अभी तक आपके? 4 एमसीक्यू ये, तो 8 और 2 10 मार्क्स हो गए अगर अभी तक आपका सब सही चल रहा है तो। चलिए उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब एक बात समझना, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। मिस्टर राजन परचेज 300 शेयर ऑफ द वाईगाई लिमिटेड ऑन 12 जनवरी 2017 को खरीदे थे एट अ कॉस्ट ऑफ 2500 पर शेयर। 2500 की रेट से उसने 300 शेयर खरीदे थे। किसने? राजन ने। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन 31 जनवरी 2018 है वो 1800 दे रखा है। एफएमवी 31 जनवरी 2018 का जो दे रखा है दैट इज द 1800 दे रखा है। अब एक बात समझना, ये फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है। मिस्टर राजन सोल्ड ऑल द शेयर ऑफ दिस कंपनी ऑन 15 जुलाई 2023 को बेच दिया 3200 की रेट से। राजन ब्रदर रवि परचेज द 600 शेयर ऑफ द ताप्ती लिमिटेड ऑन 25 जनवरी 2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 1900 पर शेयर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन 31 जनवरी 2018 2400 दे रखा है। रवि सोल्ड ऑल द शेयर ऑन दिस ईयर ऑफ फॉर 1700 पर शेयर। व्हाट इज द चार्जेबल कैपिटल गेन on the sale of shares of Vaigai Limited and Tapti Limited in hands of the Rajan and Ravi respectively for this assessment year, assuming STT was paid at the time of acquisition and sale? तो ये क्वेश्चन 112A से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये 112A से रिलेटेड है। अगर मैं 112A की बात करूं तो 112A के केस में एक बात बताइए, यहां पे दो लोग हैं, एक का नाम है राजन और एक का नाम है तुम्हारा उसका भाई जिसका नाम है रवि। अब एक बात समझना, राजन ने क्या किया? शेयर सेल कर दिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 300 शेयर सेल किए और 300 शेयर उसने जो सेल किए वो कौन सी रेट से किए?
तो 300 शेयर उसने सेल किए, दैट इज 3200 की रेट से। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3200, इट्स कम्स टू द 9,60,000 आ गया। 9,60,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और यहां रवि ने बेसिकली आपके कितने शेयर सेल किए? तो रवि ने सेल किए 600 शेयर, उसके बाद 600 शेयर थे, और 600 शेयर आई थिंक 1700 की रेट से उसने बेच दिए। आंसर इज यस, 1700 की रेट से बेचे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1700, इट्स कम्स टू द आपका 10,20,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया रवि का। अब एक बात समझिए, माइनस करेंगे हम यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहां 112 लग रहा है ग्रैंडफादरिंग रूल लग रहा है। जब ग्रैंडफादरिंग कब लगता है? कि जब आपने शेयर या फिर यूनिट्स है वो 1 फेब 2018 से पहले खरीदा था। तो क्या यहां पे 1 फेब 2018 से पहले खरीदा था? आंसर इज यस, बिकॉज इसने खरीदा था 2017 जनवरी में और इसने भी खरीदा था 2017 जनवरी में। तो बेटा यहां पे ग्रैंडफादरिंग रूल लगेगा। और जब ग्रैंडफादरिंग लगता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है आपको पता है, मैंने आपको बताया था 2 स्टेप फॉलो करने हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 में जो उसकी कॉस्ट है वो ले लीजिए, और बेटा स्टेप 2 में क्या करिए कि जो भी आपकी एफएमवी है 31 जैन 2018 की एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर ले लीजिए, और लोअर जो आता है और 1 और 2 में से विच एवर इज हायर आता है वो ले लीजिए करके। ठीक है, ये आपको स्टेप फॉलो करना है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले कॉस्ट देखता हूं। तो 300 शेयर उसने खरीदे थे, उसमें 2500 रुपया कॉस्ट था। मैं यहां पे लिख रहा हूं 2500 रुपया कॉस्ट था। अब एक बात बताइए, 31 जनवरी 2018 को जो एफएमवी थी वो 1800 थी, तो 1800 आ गई आपकी एफएमवी। एंड बेटा इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3200 है, तो 3200, तो 3200 और 1800 में से लोअर कितना आ गया? 1800, और 1800 और 2500 में से हायर कितना आ गया? 2500। 2500 मल्टीप्लाई बाय 300 शेयर, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 300 शेयर, इट्स कम्स टू द 7,50,000। तो बेटा 7,50,000 यहां पे कॉस्ट आ गया, माइनस कर दीजिए 9,60,000, तो 2,10,000 का यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 112A वाला। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,10,000। अब अगर मैं रवि की बात करूं, तो रवि के केस में आपका कॉस्ट कितना था? तो रवि ने जो ये शेयर खरीदे थे 600 शेयर खरीदे थे 1900 की कॉस्ट पे, तो मैं यहां पे ले रहा हूं कॉस्ट है वो 1900 था, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? तो मैं बताऊं फेयर मार्केट वैल्यू है वो 2400 था, 2400 फेयर मार्केट वैल्यू था। और सेलिंग प्राइस कितना है? 1700 है। तो एक बात बताओ, इन में से लोअर कितना आ गया? 1700 आया, 1700 और 1900 हायर कितना आ गया? 1900 आ गया। और 1900 मल्टीप्लाई बाय 600 शेयर, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 1900 मल्टीप्लाई बाय 600, कॉस्ट आ गई 11,40,000। अब 11,40,000 कॉस्ट आ गई, माइनस आपका 10,20,000 करोगे तो आपका 1,20,000 का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। इट इज कॉल्ड योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। तो एक बात बताओ, पहले का आंसर क्या आएगा? 2,10,000 का गेन, और दूसरे का 1,20,000 का लॉस। तो आपका जो सही आंसर रहेगा दैट इज द, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। यहां पे आपका जो डी है दैट इज द राइट आंसर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राजन का 2,10,000, एंड बेटा यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है रवि का, वो कितना है? 1,20,000। दिस इज योर राइट आंसर। सो डी इज योर राइट आंसर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिस्टर राम, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 40 ईयर्स है, हैज टोटल इनकम ऑफ 4 करोड़ एंड 15 लाख का उसका टोटल इनकम है। किसका? राम का। फॉर असेसमेंट ईयर, दिस असेसमेंट ईयर विच कंप्राइज ऑफ द सैलरी इनकम 1 करोड़ 80 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 45 लाख है 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला 1 करोड़, एंड डिविडेंड का इनकम है वो 10 लाख है, इंटरेस्ट का इनकम है वो 20 लाख है। व्हाट वुड बी हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्टेड द सेक्शन 115 BAC। अब एक बात समझिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अगर टैक्स निकालने अगर अपन जाते हैं तो एक बात बताइए, सबसे पहली चीज तो इसकी इनकम कौन कौन से नेचर की है? तो मैं बताऊं सबसे पहले इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला कितना है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 112A वाला 45 लाख है, 45 लाख है। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला जो है वो आपका 60 लाख है, 60 लाख है। उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला कितना है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो है वो आपका 1 करोड़ है।
और इसमें आपकी डिविडेंड की इनकम भी है। डिविडेंड जो है वो डिविडेंड की इनकम है आई थिंक कितनी 10 लाख है, या डिविडेंड 10 लाख है। और बाकी जो भी बचेगा वो तुम्हारा अदर इनकम है। अदर इनकम है तो अदर इनकम कितना बचा, एक तो आपका सैलरी का बच गया 1 करोड़ 80, और एक आपका जो है वो आपका इंटरेस्ट का इनकम बच गया, तो दैट इज 2 करोड़ है करिए, ठीक है 2 करोड़ है। ये आपकी अदर इनकम है 2 करोड़। टोटल कितनी होगी देखिए, तो टोटल 45 प्लस आपका 60 प्लस 100 प्लस 210 इट्स कम्स टू 4 करोड़ 15 लाख आपका टोटल इनकम है। वही उन्होंने बताया था, टोटल इनकम आपका 4 करोड़ 15 लाख है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, पहली चीज तो आपको इस पे टैक्स निकालना है। तो टैक्स कौन सी रेट से निकालोगे, तो 112 वाला जो टैक्स है वो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है 10% से लगता है। तो अगर आप 45 लाख में से आप 1 लाख को छोड़ दीजिए तो 44 लाख पे 10% है, वो आपका 4,40,000 आएगा। उसके बाद 60 लाख पे 20% की रेट से निकालोगे तो 12 लाख रुपए आएगा। 12 लाख रुपए आएगा 60 लाख पे 20%। 111 वाला 1 करोड़ है और 1 करोड़ पे 15% की रेट से निकालोगे तो 15 लाख रुपए आएगा। अब एक बात बताइए, ये डिविडेंड का इनकम और अदर इनकम है, ये आपका स्लैब रेट से जाता है। डिविडेंड का इनकम एंड जो अदर इनकम है ये आपका स्लैब रेट से जाता है। भाई डिविडेंड का इनकम और अदर इनकम है वो आपका स्लैब रेट से जाता है करके, ठीक है। तो ये स्लैब रेट से जाता है तो 2 करोड़ 10 लाख पे आप टैक्स निकालेंगे। तो 2 करोड़ 10 लाख में से बेटा 10 लाख तक तो आपका स्लैब रेट से मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500, आई थिंक ये तुम्हारा आएगा 61,12,500। 61,12,500 टैक्स आया। और ये 61,12,500 स्लैब रेट से आया, डिविडेंड और अदर इनकम दोनों को टोटल करके 2 करोड़ और 10 लाख पे मैंने टैक्स निकाला। 2 करोड़ कहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, अरे सैलरी कैलकुलेटेड दे रखा है बाबू, वहां सैलरी कंप्यूटेड दे रखा है, और जब भी कंप्यूटेड दे रखा है इसका मतलब सब डिडक्शन ले चुके हैं आप, ठीक है। सब डिडक्शन 50,000 वाला वगैरह सब ले चुके हैं। चलिए उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, तो यहां पे आपका 15 लाख प्लस 12 लाख और प्लस 4,40,000, तो आपका टोटल यहां पे टैक्स आता है 92,52,500। अब एक बात बताइए, यहां सरचार्ज कितना लगेगा, यहां सरचार्ज जो है वो सरचार्ज कितना लगेगा। सरचार्ज के केस में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आप 10% लीजिए। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो आप 15% लीजिए। 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। लेकिन उसमें एक चीज थी कि अगर आपकी इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, और डिविडेंड का इनकम, ये इनकम पे जो टैक्स आएगा ना उस पे मैक्सिमम सरचार्ज आपको 15% लगेगा। ये इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाली इनकम जो है उस पे सरचार्ज तो 15% ही लगेगा, लेकिन अदर इनकम क्या 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ तक है, अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा ना उस पे भी सरचार्ज 15% लगेगा। अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अदर इनकम ये जो 4 इनकम है इनको छोड़ के जो बाकी वाला इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो उस पे जो टैक्स आएगा उस पे 25% ले लीजिए। और अदर इनकम जो है वो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे जो टैक्स आएगा उस पे आप 37% ले लीजिए। अब एक बात बताइए, यहां पे अदर इनकम कितनी है, तो यहां पे आप देखते हैं तो ये अगर 4 इनकम को आप अलग करेंगे तो अदर इनकम है वो तो आपके पास 2 करोड़ ही है। अदर इनकम जो है वो अदर इनकम तो आपके पास 2 करोड़ ही है ना, दैट इज नॉट मोर देन 2 करोड़। अदर इनकम जो है वो तो आपके पास 2 करोड़, ये 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो मैं बताऊं अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी सरचार्ज आपका 15% ही लगेगा। तो बेटा ये जो इनकम है इन पे भी सरचार्ज, जो टैक्स पे सरचार्ज लगेगा 15%, अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी सरचार्ज लगेगा 15%, डिविडेंड पे भी 15%। तो यहां पे सीधी सी बात है, आप ऐड कर दीजिए इसमें 15% आपका सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और देखिए आपका क्या आंसर आता है। तो 15% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इट्स कम्स टू द 1,10,65,990। 1,10,65,990, दैट सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे जिन जिन लोगों का ये सी आंसर आया होगा, दैट सी इज बेसिकली राइट आंसर। सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए मैं यहां पे जो लिखा है इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी इसकी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी नहीं, पीछे ले जाता हूं इसको मैं। हाँ चलिए अब एक बात समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दैट वाज रिलेटेड टू स्लम सेल, बट सिमिलर क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर चुका था। मैं सिमिलर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुका था, वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इस टेस्ट पेपर में। चलिए क्या दे रखा है,
Delta Limited has a 3 unit alpha, beta, and gamma. It transfer its unit gamma to the Epsilon Limited by way of the slum sale on the 1st April 2023. तो उन्होंने क्या किया, एप्सिलॉन लिमिटेड है उसको ट्रांसफर किया है उनका जो एक यूनिट है जिसका नाम है गामा. द बैलेंस शीट ऑफ द डेल्टा लिमिटेड एज ऑन द डेट इज गिवन बिलो. बैलेंस शीट दे रखी है, फिक्स असेट दे रखी है अल्फा, बीटा और गामा की, हमको गामा की जरूरत है. अदर असेट दे रखी है गामा की, और यहां लाइबिलिटीज दे रखी है गामा की करके, ठीक है. रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल दे रखा है. आगे क्या बोला है, द लमसम कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ गामा इज 1320 लाख. ये आपको लमसम कंसिडरेशन मिला है. उसके बाद इन्होंने दे रखा है फिक्स असेट ऑफ यूनिट गामा इंक्लूड द लैंड विच वाज परचेज फॉर 90 इन द मार्च 2022 रीवैल्यूड एट 135. उसको रीवैल्यूड आपने 135 पे किया है मार्च 2023 में, जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 130 लाख है, ठीक है. Other asset represent the plant and machinery and furniture which is reflected at 690 in the books of accounts, but which represent the written down value of those asset as per the books, but as per the income tax उसका जो WDV है वो 615 है. उन्होंने बोला अदर असेट डज नॉट इंक्लूड द ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर एंड सिक्योरिटी. जो ये अदर असेट है, इट्स अदर असेट में बेसिकली आपका अदर असेट में ज्वेलरी है, ड्राइंग है, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन वगैरह, आर्टिस्टिक वर्क है वो इसमें इंक्लूड नहीं है. Liability represent the certain liabilities only and does not include provision for tax या proposed dividend. यूनिट ऑफ गामा लिमिटेड वो सेटअप इन द मार्च 2022 को सेटअप किया था और अभी आप अप्रैल 2023 में बेच रहे हैं. पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से ज्यादा नहीं है, तो यहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा. अज्यूम दैट टर्नओवर ऑफ डेल्टा लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 12.95 लाख है. 12.95 लाख का मतलब होता है कि बेटा 12 करोड़ एंड 95 लाख हुआ. 12 करोड़ एंड 95 लाख है. डेल्टा लिमिटेड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA. इसका मतलब इसकी टैक्स रेट है वो 25% रहेगी, क्योंकि टर्नओवर आपका 21-22 का 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और टर्नओवर जब 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपके लिए बेटा यहां पे 25% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो चलिए अपन ये स्लम सेल का क्वेश्चन है. सबसे पहले हम अगर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते हैं स्लम सेल के केस में, तो पहली बात आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अभी अपन निकालेंगे थोड़ी देर बाद. माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है नेटवर्थ कैलकुलेट करना. नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है असेट. असेट में दो तरह की असेट होती है, डेप्रीशिएबल असेट, नॉन डेप्रीशिएबल असेट. तो असेट माइनस लाइबिलिटी करना है. डेप्रीशिएबल असेट के लिए आपको लेना है WDV एज पर इनकम टैक्स लॉ, एंड अदर असेट के लिए आपको लेना है बुक वैल्यू. बट यहां पे अगर रीवैल्यूड किया है तो रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटाना है. अब देखिए सबसे पहला क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि फिक्स असेट ऑफ यूनिट गामा इंक्लूड लैंड विच वाज परचेज एट 90 इन मार्च 2022, जिसको रीवैल्यूड 135 पे किया है, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 130 है. पहली चीज तो हम नेटवर्थ कैलकुलेशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वगैरह कोई मतलब ही नहीं है. फिक्स असेट ये रही, गामा की कितनी 825 दे रखी है. इस 825 में बाबू यहां पे 135 का एक लैंड है जो खरीदा 90 में था, उसको रीवैल्यूड करके 135 पे लाया है. हम तो यहां पे 90 ही लेंगे, तो यहां पे बेटा असेट में एक तो तुम्हारा जो लैंड की वैल्यू है वो आपको लेनी है 90 जितने में आपने खरीदा था. अब एक बात बताइए, ये 90 जो है लैंड हो गया. अब एक बात बताइए, 825 में से अगर 135 हटा देते हैं, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 135 है, तो 825 माइनस 135 बचा कितना, 690. अब जो 690 बचा है ना, इसके बारे में अगला पॉइंट बोला हुआ है. 690 बचा. अदर फिक्स असेट रिप्रेजेंट द प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर है. जो 690 बचा है वो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है, जिसका 690 जो है वो वैल्यू है. अब ये जो है ये WDV बुक्स के हिसाब से, लेकिन इसका इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से WDV 615 है. तो अपन तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से WDV लेंगे, दैट इज 615 ले लेंगे यहां पे 615. अब एक बात बताओ, अदर असेट है वो अदर असेट अपन बुक वैल्यू पे लेंगे, तो यहां पे ले लेंगे 585. लाइबिलिटीज है वो अपन बुक वैल्यू पे लेस करेंगे, तो 135 इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना आता है 90 प्लस 615 प्लस 585 माइनस 135. सो इट्स कम्स टू द 1155 है. ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आई कैन से दैट नेटवर्थ. ये आपका आ गया नेटवर्थ. यहां पे आपका जो नेटवर्थ आया दैट इज द 1155 आया. अब एक बात बताइए, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना है, दैट इज FMV1 एंड FMV2. FMV1 क्या करते थे, A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस L कर दीजिए.
और FMV2 में क्या कर दीजिए, E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। अब एक बात बताओ, मिला तो सिर्फ अपने को मॉनेटरी कंसिडरेशन है, यहां पे सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है। और मॉनेटरी कंसिडरेशन अगर मैं FMV2 की बात करूं तो बेटा यहां पे लमसम कंसिडरेशन 1320 मिला है, तो यहां पे आप 1320 ले लीजिए, तो यहां पे आ गया आपका 1320, और कुछ मिला ही नहीं। अब अगर अब FMV1 की बात करूं तो FMV1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ए का मतलब होता है जितनी भी असेट है उसकी बुक वैल्यू लीजिए, लेकिन उसमें से कौन कौन सी असेट को छोड़ना है, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां क्लियरली बोला हुआ है कि शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह तो है ही नहीं। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई है, आंसर इज यस। यहां पे 825 में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी बुक वैल्यू 135 थी, जिसकी आपको दे रखा है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 130 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डी जो है वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, इसमें एसडीवी ले लेंगे 130। बाकी जितनी भी एसेट है उसको बुक वैल्यू पे ले लीजिए। तो बाकी जितनी भी एसेट है उसको बुक वैल्यू पे कैसे लेंगे, तो 825 में से ये 135 जो लैंड का रीवैल्यूड फिगर था इसको हटा दिया, तो इसको हटाते तो बाकी कितना बचता है, 690 बचता है, तो 690 बुक वैल्यू ये ले लीजिए। उसके बाद में आपका ये 585 है, प्लस 585 ले लीजिए। यहां शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटीज है वो 135 पे लेस कर दीजिए, तो देखिए आपका कितना आता है, 690 प्लस 585 प्लस 130 एंड माइनस कर दीजिए 135, तो इट्स कम टू द 1270 आ गया। अब एक बात बताइए, 1270 है ये आपका FMV1 है, 1320 है FMV2 है, विच एवर इज हायर लीजिए। तो आपने यहां पे ले लिया 1320। अब 1320 लिया तो आप 1320 में से आप 1155 को लेस कर दीजिए, तो 165 लैक्स है वो आपका यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स रेट क्या रहता है, 25% की रेट से टैक्स रेट रहेगा। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 165 लाख का मतलब हुआ 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज भी लगेगा 7%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट गामा व्हाट वुड बी द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 49 एंड रिजल्टेंट कैपिटल गेन। कॉस्ट क्या होगा और कैपिटल गेन क्या होगा, तो कॉस्ट अपन ने निकाला 1155 होगा और कैपिटल गेन 165 होगा, तो 1155 एंड 165, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। जो डी है वो तुम्हारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, डी इज द राइट आंसर। दूसरा, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द स्लम सेल ऑफ यूनिट गामा लिमिटेड, उसका कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा। तो देखिए आपका 165 है, मींस 1 करोड़ 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख 1 करोड़ 65 लाख का 25% लीजिए, प्लस आप 7% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो 45,90,300 आया। तो 45,90,300 बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे 45,90,300 है, ये आपका टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इफ यूनिट ऑफ गामा लिमिटेड वाज सेट अप इन द मार्च 2010, तो लॉन्ग टर्म होगा, एंड सेल कंसिडरेशन आपका 300 लाख है इंस्टेड ऑफ द 1320 लाख, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन अराइजिंग टू द डेटा लिमिटेड ऑन द स्लम सेल एंड द रिजल्टिंग टैक्स लायबिलिटी। एक बात बताओ, ये बोलते हैं कि आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो 3000 है, एंड बेटा यहां पे आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तो सेम है 1155, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1155 है, तो इसमें से अगर आप लेस करेंगे 3000 लैक्स माइनस 1155, इट्स कम्स टू द 1845। अब 1845 लैक्स हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म आएगा, और लॉन्ग टर्म पे टैक्स लायबिलिटी 20% की रहती है। अब एक बात बताइए, यहां पे आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 18.45 करोड़ है, तो 18 करोड़ है, इसका मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी के केस में आपको 12% की रेट से सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, एंड 4% की रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। तो आप 1845 का 20% करिए, प्लस आप 12% करिए, प्लस 4% करिए, इट्स कम्स टू द 429.8112। सो 429.8112, तो 429.8112, आई थिंक दिस इज द सी इज द राइट आंसर। इसका जो है वो आपका सी जो रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज। ये इतने एमसीक्यूज थे 20 मार्क के, अगर 20 में से 20 हुए हैं, इशिका नहीं, देखो अब FMV1 कैलकुलेट करते टाइम आपको रीवैल्यूएशन को नहीं हटाना, वहां पे तो बड़ा सिंपल है कि लाइक 10 असेट ऐसी है जिनका फेयर मार्केट वैल्यू या एसडीवी, बाकी सबका बुक वैल्यू, रीवैल्यूएशन को हटाना है ओनली नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम, सिर्फ नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं ना तब आपको रीवैल्यूएशन को हटाना है, बाकी नहीं हटाना। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यू।
दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्टिव का सॉल्यूशन आप खुद देखेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब आपने कितना सही किया था, कैसे किया था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रॉय वाला, जिसमें मैंने 54 को डेडिकेट किया था ये क्वेश्चन, जिसमें वो एक घर पहले बेचता है, फिर दूसरा खरीदता है, और दूसरा 3 साल के अंदर अंदर बेचता है, बट 2 साल के बाद बेचता है, 2-3 साल के अंदर अंदर बेचता है, बट 2 साल के बाद बेचता है, तो वो बेच के फिर वापस एक और एग्जामेशन ले लेता है। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 करके। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो वाला क्वेश्चन था जिसमें 54 डेडिकेटेड है इस सेक्शन में एग्जामेशन, और ये वाला जो था जिसमें ऑब्वियसली मिक्स था, 54 था, 54 ईसी था, बहुत सारी सेक्शंस है, वो यहाँ पे कवर हुई थी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसके सजेस्टेड आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये एमसीक्यू के आंसर हो गए, और ये डिस्क्रिप्टिव के आंसर। देखो डिस्क्रिप्टिव में आप अपने आप को फुल मार्क्स तभी देंगे जब आपने नोट्स लिखे हैं। नोट्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे का ऐसे लिखना है, जैसा यहाँ पे दे रखा है ऐसे का ऐसे एज इट इज आपको नोट्स लिखना है, नॉट नेसेसरी का आप एज इट इज लिखे, बट आप ओन लैंग्वेज में नोट्स लिखेंगे। अगर आप नोट्स लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आप अपने आप को मार्क्स तभी अवॉर्ड करेंगे जब आपने नोट्स लिखे। नोट्स नहीं लिखे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और आपका कैपिटल गेन का अमाउंट सही आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपने नोट्स नहीं लिखे हैं तो आप अपने आप को 10 में से 10 नहीं देंगे, आप सिर्फ 6 मार्क्स देंगे। बट आपने नोट्स लिखे हैं कि भाई एडवांस मनी फॉरफिट किया था उसका क्या होगा करके, ठीक है, वो उसके बारे में नोट्स लिखना पड़ेगा। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपने ये क्यों लिया उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर आपने 2 प्रॉपर्टी क्यों खरीदी, 2 का एग्जामेशन क्यों लिया उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा करके, ठीक है। तो ये सब नोट्स अगर आपने लिखे हैं तो आप अपने आप को पूरे मार्क्स देंगे, और अगर आपने ये नोट्स नहीं लिखे तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपने आप को पूरे मार्क्स नहीं देंगे करके, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन 54 से रिलेटेड था, इसमें भी सेम वैसा ही है, अगर आप नोट्स लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं इसके साथ साथ में, या आईसीए का सजेस्टेड मैंने एज इट इज लिया है, तो जैसे ट्राई करेंगे ऐसे नोट्स लिखेंगे करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टेस्ट पेपर करके, ठीक है। FMV2 में, या सो क्वेश्चन नंबर 3 में वो इस्लाम सेल में वही बोला है ना शाह, क्या लाइक 3000 है तो 3000 मनी है ना बस, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3000, बिकॉज आपकी FMV1 तो कम है। कुछ भी ये बोलता है, मंकर बोलता है मेरे को 37 आया, मैं भैया क्या अलीबाग से आया हूँ, हाँ 37 आया, ऐसे ही आ जाएगा 37, हाँ 37 ऐसे ही आ जाएगा, मैं अलीबाग से आया हूँ। सर क्वेश्चन 3 कौन सा, बताओ बताओ सिंह अंजू, कौन सा क्वेश्चन 3, ये वाला ना, ये क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ कराया है अभी। अब यार ऐश्वर्या तू अगर यहाँ पे मुझे पूछ रही है कि अब आप इसका सेल्स और फुल वैल्यू और एफएमवी का लोअर बता दो, इसका लॉजिक मैं बता चुका हूँ यार। मैं जिस दिन मैंने ये 112 कराया था मैंने पूरा दिन इसी पे लिया था, आई थिंक दैट होल डे आई हैव स्पेंड ऑन दिस कैपिटल गेन टॉपिक ओनली। आपको बैकअप दे रखा है, आप जाके देखिए एक बार वापस कि व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट। टैक्स रेट 25% क्यों लगेगा, शॉर्ट टर्म में तो 25% लगेगा, लॉन्ग टर्म में तो 20%। ये पीडीएफ अपलोड करना है क्या, करना है तो मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए तो मैं कर लेता हूँ ये पीडीएफ अपलोड। आपको ये किया हुआ आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ। चलो अच्छा, ये 47 मार्क्स का पेपर था क्या, 47 मार्क्स का था, कहाँ था रे, 37 का ही तो था। 10 और 17, 10 और 7 17, 17 और आपके कितने, 17, 17 +6 +2 +2 +8 +2, 37 मार्क का था। अगर आपके मार्क्स 25 या उससे ज्यादा आए हैं, अगर आपके मार्क्स 25 या उससे ज्यादा आए हैं तो आप सही जा रहे हो, 25 या उससे ज्यादा आए हैं तो आप सही जा रहे हो। अगर 25 से भी कम है तो समझ लो दिक्कत है। सजेस्टेड आंसर इसके साथ में ही दे रखा है मैंने, ये सजेस्टेड आंसर है, दे रखा है आपको।